सभी छात्राओं को एक बार फिर नमस्कार। मैं रविंद्र सर आपके बीच 20 प्रश्नों का एक एमसीक्यू लेकर उपस्थित हूं। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखते रहें। इस वीडियो से उन्हें जरूर मदद मिलेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्रों में उन्हें जरूर इस प्रश्न में कहीं न कहीं वो प्रश्न देखने को मिलेगा जो 2026 में आने वाले हैं। तो देर न करें, आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है शुक्ल युगीन लेखक है। पहला प्रश्न है शुक्ल युगीन लेखक है। ऑप्शन ए नाभादास, बी शिवपूजन सहाय, सी राम प्रसाद निरंजनी और डी है दौलत राम। तो शुक्ल युगीन लेखक है शिवपूजन सहाय। शुक्ल युगीन लेखक हैं शिवपूजन सहाय। और आप देखेंगे नाभादास तुलसीदास के समकालीन हैं। ये राम भक्ति शाखा कवि हैं। राम प्रसाद निरंजनी और पंडित दौलत राम। एक गद्य का जब शुरुआत हो रहा था साहित्य में, यानी खड़ी बोली गद्य का जब शुरुआत हो रहा था, तो ये दोनों महाकवियों ने उसमें योगदान किए थे। तो हिंदी गद्य के खड़ी बोली के आरंभिक कवि हैं तो राम प्रसाद निरंजनी और दौलत राम। शिवपूजन सहाय शुक्ल युगीन लेखक हैं और नाभादास रीतिकालीन कवि है। तो उनकी कुछ रचनाएं बहुत फेमस है। नाभादास की एक रचना है अष्टयाम। नाभादास की एक रचना है अष्टयाम। शिवपूजन सहाय की एक रचना है देहाती दुनिया। राम प्रसाद निरंजनी की एक रचना है भाषा योग वासिष्ठ और दौलत राम का है पद्म पुराण। पद्म पुराण किसकी है? पंडित दौलत राम की है। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी सिंदूर की होली, सी स्वर्ग की झलक और डी है आधे अधूरे। तो मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। मोहन राकेश के 3 प्रमुख नाटक हैं जो बहुत चर्चित हैं। पहला है आधे अधूरे, दूसरा है आषाढ़ का एक दिन और उनका तीसरा नाटक है लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश के 3 नाटक थे। आप लोग इसे कॉपी में लिखते रहिएगा। स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। स्वर्ग की झलक किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क की एक बहुत चर्चित नाटक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की एक बहुत चर्चित नाटक है। और अजातशत्रु, आप सबको पता होना चाहिए, अजातशत्रु छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक बहुत चर्चित हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। एक अजातशत्रु, दूसरा स्कंदगुप्त और तीसरा है ध्रुव स्वामिनी, है ना। ये रचनाएं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद की ये तीनों नाटक आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलती है। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद और स्कंदगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला है साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है नाटक। तो साहित्य की विशेषता लेख की विधा है, क्या है? निबंध है किसकी? तो साहित्य की विशेषता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। यह एक बहुत चर्चित निबंध है। ठीक। अगला क्वेश्चन है महके आंगन चहके द्वार के रचयिता है। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता है, ये है क्या? ये भी निबंध है। अभी ऊपर की जो रचना है साहित्य की विशेषता, यह निबंध है किसका? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। और महके आंगन चहके द्वार ये भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ये भी क्या है? महके आंगन चहके द्वार क्या है? निबंध है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। महादेवी वर्मा सबको पता है कि छायावादी एक कवयित्री हैं। इनकी बहुत चर्चित कुछ रचनाएं हैं, जैसे है निहार, रश्मि, निर्जा, शांदगीत, यामा। यामा पे महादेवी वर्मा को
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामवृक्ष बेनी पुरी एक बहुत चर्चित, इन्होंने हर क्षेत्र में रचनाएं लिखी हैं, तो इनका एक बहुत चर्चित है माटी की मूर्तें, लाल तारा, जंजीरें और दीवारें। रामवृक्ष बेनी की बहुत चर्चित रचनाएं हैं। प्रभाकर माचवे की रचना है स्वप्न भंग, एक बहुत चर्चित रचना। प्रभाकर माचवे प्रयोगवाद के कवि हैं। महादेवी वर्मा छायावाद के कवि हैं और बाकी तो आधुनिक युग के कवि हैं। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए राजा शिव शाह सितारे हैं, ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ऑप्शन डी है बंग महिला। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक है ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानियां लिखे थे। पहली कहानी है उसने कहा था, दूसरी है बुद्धू का कांटा और तीसरी है उनका सुखमय जीवन। इन 3 कहानियों से चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। उसने कहा था कहानी 1915 में लिखी गई, यह एक प्रेम कहानी है, बहुत चर्चित कहानी है। इसी उसने कहा था कहानी के आधार पर ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में फेमस हुए थे। तो कुछ अन्य ऑप्शन को देखते हैं हम। राजा शिव शाह सितारे हिंद की एक रचना बहुत चर्चित है, राजा भोज का सपना। इंसा अल्लाह खां एक बहुत चर्चित कहानी है, आप जानते हैं क्या है वो, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। और बंग महिला का, इनका ओरिजिनल नाम है बंग महिला का राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष इनका पूरा नाम था। अगला है रीतिबद्ध काव्यधारा के। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए केशवदास, बी घनानंद, सी ठाकुर, डी इनमें से कोई नहीं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं आचार्य केशवदास। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? आचार्य केशवदास। घनानंद भी रीति मुक्त काव्यधारा कवि है, ठाकुर भी रीति मुक्त काव्यधारा कवि है। तो आचार्य केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी एक चर्चित, बहुत चर्चित रचना है रामचंद्रिका। इसी रामचंद्रिका के कठिनता के कारण ही आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा छात्रों, आचार्य केशवदास किस काव्यधारा कवि है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रयोगवाद योगीन कृति है। प्रयोगवाद योगीन कृति है। ऑप्शन ए कामायनी, बी है प्रियप्रवास, सी है रंग में भंग और डी है धूप के धान। तो प्रयोगवाद योगीन कृति है धूप के धान। अब धूप के धान है, तो धूप के धान किस कृति के लेखक रचयिता कौन है? तो यह गिरजा कुमार माथुर। धूप के धान कृति के रचयिता कौन है? गिरजा कुमार माथुर है। रंग में भंग कृति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। प्रियप्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। प्रियप्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा, कक्षा 11 में आपको पढ़ना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के बहुत चर्चित रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग। कभी कभी इस रचना में सर्गों को पूछ लेता है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग का नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन ए हिमतरंगिणी, बी चिदंबरा, सी यशोधरा और डी है त्रिधारा। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदंबरा है। चिदंबरा बहुत ही चर्चित रचना है चिदंबरा। इन्हें चिदंबरा पर सन 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जानते छात्रों, जिन रचना पे ना पुरस्कार कवियों को मिल जाता है वह रचना काफी चर्चित हो जाती है और वो रचना ज्यादा पूछने का चांस रहता है, जिसपे उन्हें पुरस्कार मिला है। तो चिदंबरा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको?
सुमित्रा नंदन पंत को, इसलिए चर्चित है, ध्यान रखिएगा। यशोधरा मैत्री शरण गुप्त की रचना है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और हिम तरंगिणी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला क्वेश्चन, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1971। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन है, कब है? तीसरे सप्तक का प्रकाशन है 1959 है। पहले तारसप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में, दूसरे का प्रकाशन हुआ था 1951 में, तीसरे का हुआ था 1959 में और चौथे का हुआ था 1979 में। ध्यान रखिएगा। गंगा लहरी के रचयिता है, गंगा लहरी के रचयिता है। तो गंगा लहरी के रचयिता देखते हैं। ऑप्शन ए भूषण, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी है देव। तो गंगा लहरी के रचयिता है पद्माकर। पद्माकर रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी दो रचनाएं बहुत चर्चित हैं, पद्माभरण, गंगा लहरी। पद्माकर की दो रचना बहुत चर्चित है, पद्माभरण और दूसरी रचना है गंगा लहरी, ध्यान रखिएगा। देव देव भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी भी दो तीन रचनाएं बहुत चर्चित हैं, जैसे हैं काव्य रसायन और सुजान विनोद। देव की दो रचना बहुत चर्चित है, काव्य रसायन और सुजान विनोद। सुजान विनोद तो बहुत चर्चित है, लिख लीजिएगा इसे कॉपी पे। देव की दो रचनाएं काव्य रसायन, सुजान विनोद। वैसे और रचनाएं हैं, भाव विलास, भवानी विलास, देव विलास, इनकी सब रचनाएं हैं, लेकिन इनकी दो रचनाएं काफी फेमस है, काव्य रसायन और सुजान विनोद। और यहां देखिएगा मतीराम, मतीराम की दो रचनाएं हैं, रसराज, मतीराम संत। मतीराम के दो रचनाएं देखिएगा, रसराज, मतीराम सतसई। ये दो रचनाएं इनके काफी चर्चित है। रसराज काफी चर्चित है। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की है। भूषण, भूषण भी रीतिबद्ध काव्यधारक कवि है, मतीराम भी रीतिबद्ध काव्यधारक कवि है, पद्माकर भी रीतिबद्ध काव्यधारक कवि है, देव भी है। तो भूषण की तीन रचना बहुत चर्चित हैं। पहली रचना है शिवराज भूषण, दूसरी रचना है शिवा बावनी और तीसरी रचना है, पहली रचना है शिवराज भूषण, दूसरी रचना है छत्रसाल दशरथ और तीसरी रचना है शिवा बावनी। ग्रह प्रश्न देखिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव है। विस्मय, उत्साह, हास, जुगुप्सा। आप सबको पता है हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, बी रस का स्थायी भाव उत्साह है और हास्य रस का स्थायी भाव विस्मय है। देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा और डी इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने बता दिया था, कई बार क्लास में चर्चा किया हूं कि चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार दौड़ी चली आई। यानी यह सूरदास का पहला पंक्ति है कक्षा 10 में जो पढ़ना है। चरण कमल यानी जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, कोई भेद ना हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। जिस अलंकार में मनु मानो जनु जानो शब्दों का प्रयोग होगा वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जिस अलंकार में सी शब्द आ जाए, सी शब्द ऐसे सी शब्द कहीं दिखाई दे तो सोच लीजिएगा कि वे उपमा अलंकार हैं। उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा सबसे पहले जानिए कि सोरठा क्या है। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। सोरठा दोहे का ठीक उल्टा होता है।
तो प्रश्न क्या है, सोठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 24। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा 11। 13 दोहा में होता है, चौपाई में 16 होता है और रोला में 24 होता है। ऑप्शन अरे प्रश्न 14 अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व लगता है। उपसर्ग लगने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी अभी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसे शब्द जब देखें, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि उपसर्ग इसमें क्या है, तो उस शब्द को संधि विच्छेद करने का प्रयास करिए। तो क्या है, अभ्युदय है ना, अभ्युदय को देखिएगा, अभ्युदय है तो इसको हम संधि विच्छेद कर देंगे, अभि धन उदय। तो क्या आ गया हमारा, अभी आ गया। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ओके। माता पिता में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो आंख मूंद कर द्वंद्व समास पे निशान लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा, माता पिता दोनों पद क्या है, प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह लगा है। और हम आपको एक ट्रिक भी बताए थे कि जितने द्वंद्व समास होते हैं एक दूसरे के विपरीत यानी विलोम भी होते हैं। माता का विलोम क्या होगा, पिता, पिता का विलोम क्या होगा, माता। तो विलोम शब्द देख करके भी हम आप द्वंद्व समास पे टिक सही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी अमी और ऑप्शन डी है पी। तो अमृत का विलोम हो जाएगा, जीवन होगा नहीं, पावन होगा नहीं, अमी हो जाएगा, अमी। अमृत का विलोम अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है। अब इसमें आपको रूप याद करना होगा। यदि आपको रूप याद रहेगा तो कॉन्फिडेंस एकदम सन से एकदम आंसर टिक करेंगे। यदि रूप नहीं याद है तो फिर अब तुक्का की ओर जाएंगे और अक्सर तुक्के गलत हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लाइए और रूप याद करिए। देखते हैं इसका ऑप्शन, युष्मत चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ऑप्शन ए तुभ्यम, ऑप्शन बी त्वत्, ऑप्शन सी तौ और ऑप्शन डी है युष्मासु। तो हम इसका रूप देखते हैं, त्वम युवाम इवम, त्वम युवाम इवम, त्वाम युवाम उस्मान, त्वया युवाभ्यम उस्माभि, तुभ्यम। आ गया, क्या आ गया, तुभ्यम। तो तुभ्यम ही इसका है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 5। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, यानी विकल्प भी सही है। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाववाच्य में प्रधानता होती है। प्रिय छात्रों, आज ही मैं इस क्लास में बताया हूं। आज मैं वाच्य और वाच्य के भेद को पढ़ाया हूं। आप जान रहे हैं कि भाववाच्य में प्रधानता होती है। वाच्य को मैंने पढ़ाया था तो आपको हम बताए थे कि जैसे जैसे यहां पे हम बताए थे क्रिया, कर्ता, कर्म और भाव। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार होगा तो कर्तृवाच्य होगा, यदि क्रिया कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य होगा, यदि क्रिया भाव के अनुसार होगा तो भाववाच्य होगा। इसी भाव का एक दूसरा नाम क्रिया भी है, ध्यान रखिएगा। इसी भाव का एक दूसरा नाम क्या है, क्रिया है। तो क्या पूछ रहा है, यानी भाववाच्य में किसकी प्रमुखता होती है, यानी भाववाच्य में
किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की होती है। तो भाववाचक में प्रधानता होती है, कर्म का होगा नहीं, कर्ता की होगी नहीं, क्रिया की है, तो इसमें हो जाएगा क्रिया। ठीक, समझ गया? अगला है अंतिम प्रश्न, विकारी पद के भेद है। विकारी पद के भेद है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। विकारी यानी वह पद जिसमें विकार आ जाए। विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। यानी वह पद या वह शब्द जिसमें विकार आ जाए, जिसमें परिवर्तन आ जाए, या जो अपने रूप को बदल ले, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको क्लास में बता दिया है। तो विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4। विकारी शब्द होते कौन है? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो विकारी शब्द कितने हो गए? विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4। पहला कर्ता, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। ठीक, तो छात्रों आज का था ये 20 प्रश्नों का सीरीज। आप इस 20 प्रश्नों को देखें, समझें और लिखें भी। और क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना है, 90 नंबर को ऊपर लाना है, ये मुझसे वादा करना है आपको, तभी मैं आपको और मेहनत से पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और पढ़ करके अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।